आज की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है बिहार की। दरअसल मुंबई की एक संस्था होती है जिसका नाम होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बात कर रहा हूं साल 2017 की। वह बिहार में जाती है ये संस्था, और संस्था जाने के बाद अलग अलग शेल्टर होम बालिका गृह के अंदर जाकर यह सर्वे कर रही थी। यह जानने की कोशिश कर रही थी ऑडिट के दौरान कि यह सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इसी दौरान वहां जाने के बाद एक मुजफ्फरपुर एक जगह लगती है। मुजफ्फरपुर में साहू रोड पर एक बालिका गृह होता है। बालिका गृह में बच्चों से पूछा जाता है तो लड़कियों से अलग अलग बातचीत की जा रही थी। तो किसी ने कहा मेरी लव मैरिज हो गई थी लेकिन उम्र कम थी, इसलिए मैं पकड़ी गई और मुझे जहां भेज दिया गया है। तो कहती है कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई थी, मुझे याद नहीं मेरे मम्मी मेरे पापा कहाँ है, तो इसलिए मुझे यहां लाकर रख दिया है। एक और लड़की से पूछा तो उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा है ही नहीं, अभी दुनिया मेरा कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे यहां लाकर छोड़ दिया है। इसी तरह से यहां पर थोड़ी बहुत लड़कियां नहीं थी, बल्कि यहां पर 42 लड़कियां थी। किसी की उम्र 7 साल तो किसी की उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास। इसी तरह से जो लड़कियां थी वह यहां रह रही थी, और उनके खाने का, उनके रहने का, उनके जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनके सब कुछ जिम्मेदारी उनकी संभाली जा रही थी। अभी संस्था ने और बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारा यहां मन लगता है कि नहीं लगता है, टीवी देखते हो नहीं देखते हो, पढ़ाई करते हो नहीं करते हो, तमाम तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब मांग रहे थे, और सवालों के जवाब के दौरान ही अलग अलग लड़कियों ने अलग अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि यहां पर एक हंटर वाले अंकल जी आते हैं। वह पूछते हैं कि हंटर वाले अंकल जी क्या करते हैं, तो कहते हैं कि हंटर वाले अंकल जी उन्हें अलग कमरे में लेकर जाते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं। यदि किसी लड़की ने मना किया तो उसे वह हंटर से पीटते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब यह सर्वे करने वाली टीम थी। सर्वे करने वाली टीम की हालत खराब हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पूरे बिहार में हम जहां घूमे लेकिन जहां तहां घूमे लेकिन इस तरह की शिकायत नहीं थी। अब दूसरी लड़कियों से बातचीत की जाती है तो दूसरी लड़कियों में एक लड़की ने कहा कि यहां मूंछों वाले अंकल भी आते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, और जब उनका जिसके साथ मन करता है वह उसको बुलाते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। ऐसी करते करते तीसरे अंकल का नाम बताता है, और तीसरे अंकल थे मोटे पेट वाले अंकल, यानी कि मोटे पेट वाले अंकल आते हैं और जिसका मन करता है उस लड़की को अपने साथ लेते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब तो यह आदत सी बन गई है, प्यार से मना प्यार से, और प्यार से नहीं माना तो फिर हंटर से और मार से, यानी कि लड़कियों को तो मनना ही पड़ेगा। कई लड़कियों के साथ तो ऐसा होता था, नशा दिया उन्हें, अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां ले गए। यदि नशे के बाद नहीं माने तो मार के साथ, कुल मिलाकर ऐसे चलता रहा। अब यह जो संस्था होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसके होश उड़ हो जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है क्या करें तो क्या करें। नवंबर 2017 में वह बिहार को एक रिपोर्ट तैयार करके देती है कि तुम्हारे मुजफ्फरपुर के एक सेंटर होम के अंदर, बालिका गृह के अंदर लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि एक लड़की की तो हत्या भी कर दी गई है और उसको जमीन में दफना दिया गया है। इस मामले की जांच करिए, पड़ताल करिए। लेकिन जांच पड़ताल का जब नंबर आता है तो सरकार ने शुरुआत में इस मामले को बड़ी आसानी से लिया, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और इसलिए मामला बड़ा टंडा अवस्था में चला जाता है। लेकिन अखबार में खबर छपने के बाद जब सोशल मीडिया पर मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था, फिर पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार गैर सरकार जो भी थी, अब उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा यह बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ पूरी तरह से आवाज उठाते हैं। धरना प्रदर्शन जब शुरू होते हैं तब जाकर कहीं सरकार की नींद टूटती है, और जो सरकार की नींद टूटती है तो जो यहाँ की लड़कियां थी, 42 लड़कियां लगभग, उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों को पटना रेफरल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और कुछ लड़कियों को मोकामा एक जगह लगती है, बालिका गृह होता है, वहां भेजा जाता है। अब इसके बाद बारी बारी से हर एक लड़की का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा था। जब मेडिकल परीक्षण करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में भेज जाता है,
और 42 लड़कियों का जब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो पता चलता है कि 34 लड़कियों के साथ एक बार नहीं बार बार जितनी बार हो सकता था उतनी बार उनके साथ बलात्कार हुआ था, और वह लड़की किसी की उम्र 7 साल होती है, किसी की 8 साल, किसी 10 साल, किसी के 12, किसी की 14 साल की 15 सालों की। ये गरीब घोरों की लड़कियां थीं, वह लड़कियां जो कोई नाराज होकर घर से भाग जाती थी तो ऐसी जगह पर उसे आसरा मिलता था। ऐसी लड़कियां जिसे किसी ने बहला फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली, लेकिन उसकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस लड़की को यहां पर भेजा गया। किसी लड़की के माँ बाप नहीं हुई तो उस लड़की को मजबूरी में यहां रखा गया। कुछ इसी तरह का लड़कियों के लिए बालिका गृह यह बनाया जाता है। आपको मैं यह भी बताता चलूं कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, वहां पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पचदही एक जगह लगती है, और पांचदही जगह के रहने वाले राधा मोहन ठाकुर साहब होते हैं। उन्होंने 1982 के अंदर प्रातः कमल के नाम से एक अखबार शुरू किया, और प्रातः कमल के नाम से अखबार शुरू करते हैं तो कुछ वक्त जब बीत जाता है तो पत्रकारों में अच्छी खासी उनके पहचान बन जाती है, साथ ही अधिकारियों में उनकी अच्छी खासी पहचान बन जाती है, और धीरे धीरे जब अखबारों में खबर प्रकाशित करते थे, नेताओं से भी अच्छे पहचान बन जाती है। कुछ वक्त बीतता है और सरकारी विज्ञापन उनके खाते में आना शुरू हो जाता है। अखबारों की जो मुख्य कमाई होती है वह विज्ञापन होता है, और सरकार से विज्ञापन मिलने लगे तो समझ लीजिएगा आपके लखपति से करोड़पति कब बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यह राधा मोहन ठाकुर जब यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कुछ वक्त के बाद यह बूढ़े होते हैं, अपने जिम्मेदारी अपने बेटे को देते हैं। उनका बेटा होता है ब्रिजेश ठाकुर। अब ब्रिजेश ठाकुर ने जिम्मेदारी संभाली, अखबार संभालने के बाद जब पैसा ठीक ठाक आने लगा, सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से नेताओं में अच्छी खासी पहचान उन्होंने बना ली, अधिकारियों में अच्छी खासी पहचान बना ली। साल 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते, हार जाते हैं। कुछ वक्त और बचता है, और वक्त बीतने के बाद साल 2000 में फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उस चुनाव में वो जीत नहीं पाते हैं, इसलिए साल 2001 में फिर से चुनाव लड़ा जाता है, और उसमें उस चुनाव में भी इनको कुछ ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगती। इस बार उन्होंने जैसे पिताजी से जिम्मेदारी मिली थी, यानी कि राधा मोहन ठाकुर साहब से जिम्मेदार मिली थी, ठीक वैसी ब्रिजेश ठाकुर ने अपना जिम्मेदारी संभाली। और ब्रिजेश साहब ने सोचा कि क्यों ना बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाए, तो उन्होंने बेटे को जिम्मेदारी दी, और उसके बाद उन्होंने बालिका गृह, जो मैंने अभी बताया, अल्प आवास गृह और वृद्ध आश्रम, महिला केंद्र सुधार करें, इस तरह से कई सारी संस्थाएं बनाई। और यही नहीं, उन्होंने अपना एक अखबार भी खिला जो इंग्लिश अखबार था। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना एक हिंदी अखबार भी खोला जो इंग्लिश अखबार था, उसका नाम रखा है न्यूज नेक्स्ट। उसकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को दी कि बेटी संभालेगी। उसके बाद देखिए उर्दू का अखबार चलाया, इसका नाम रखा था हालात ये बिहार। इसके बाद अखबार जैसे जैसे आ रहे थे, सरकारी विज्ञापन आने लगे। राजनीति की तो इच्छा पूरी नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि सरकार की तरफ से कई एनजीओ को, कई संस्थाओं को इस तरह से सरकारी अनुदान मिलता है, और अनुदान पर वह अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। तब इन्होंने यह कई ग्रह जो खुले, उन ग्रहों में सरकारी अनुदान मिलने लगा, और उनकी अधिकारियों से अच्छी खासी पहचान बनने लगी। अधिकारियों से पहचान बनने लगती है, नेताओं से पहचान बनने लगती है, जब कहते हैं किस तरीके सरकारी योजना को जब लाभ दिया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पेशकश देनी पड़ेगी, या तो कमीशन देना पड़ेगा, और कुछ लोग कमीशन से नहीं मानते हैं तो उन्हें लड़कियां सप्लाई कर दी जाती हैं, ठीक वैसे ही जो यह बालिका गृह होता है। ऐसा आरोप भी लगने लगा कि जो 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों का जो रेप होता है, उन लड़कियों का रेप खाली यही लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसे अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, कई नेता भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब बात नेताओं की आती है तो बाकी भूचाल मच जाता है। इस मामले में जांच पड़ताल की बात आती है। इस मामले को खुद सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे वक्त के सीजीआई थे, यानी रंजन गोगोई, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले को मुजफ्फरपुर से हटाकर सीधा दिल्ली के साकेत की अदालत पहुंचा और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही बिहार जब लगातार प्रेशर में आ जाती है तब सीबीआई को इस मामले की जांच दी जाती है। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करती है।
और पड़ताल करने के बाद अच्छी खासी राशि रिपोर्ट में तैयार करने के बाद फिर यह अदालत में जो पेश किया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि इसमें जो आरोपी बनाए गए थे लगभग 19 लोग थे। 19 लोगों में से 18 लोगों पर आरोप सिद्ध पाया जाता है। उनकी गड़बड़ियां पाए जाते हैं। यदि उनके नाम लेने की कोशिश करो तो उसमें मुख्य रूप से ब्रिजेश ठाकुर होते हैं, एक महिला इंदु कुमारी, मीना मीनू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, रवि कुमार, दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, डॉक्टर अश्वनी, नरेश प्रसाद, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु। इस तरह से लगभग 18 यह महिला पुरुष होते हैं। जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। साल 2020 की बातें, जनवरी का यह महीना था। साकेत की दिल्ली, जो साकेत दिल्ली में है। निचली अदालत उसने इस मामले में जो सुनी करती है। सुनवाई करने के बाद जो मुख्य आरोपी होता है उसकी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 11 और अन्य जो आरोपी होते हैं उनको भी उम्र के सजा सुनाई जाती है। तो उसके बाद फिर यह लोग पहुंच जाते हैं सीधा दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करते हैं। कहते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम ऐसी लड़कियों को इसमें सहारा दिया करते थे जो कि पहले से वेश्यावृत्ति के धंधे में कई बार धकेल दी जाती थी। कई बार ऐसी लड़कियां थीं जिनके परिवार के लोग वेश्यावृत्ति के धंधे में पड़ी हुई थी। तो हमने ऐसी लड़कियों को आशा दिया, ऐसी लड़कियों के साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया। आज भी यही दावा करते हैं, लेकिन जब अदालत में सजा सुनाई कि जब तक यह जिंदा रहेगा ब्रिजेश ठाकुर तब तक सलाखों के पीछे ही रहेगा, इस तरह से बाहर निकालना नहीं चाहिए। तो कैसे लोगों को समझ में रहने का, समाज के अच्छे लोगों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह घटनाएं, पूरी कहानी उसे वक्त सोशल मीडिया फॉर्म में आती है और जब यह गरीब बच्चों के बारे में पता चलता है कि किस तरह से उनके साथ बलात्कार हुआ, किस तरह से उनके साथ खिलौने हर कहते हैं एक बार नहीं बार बार, क्योंकि ऐसा मेडिकल की रिपोर्ट भी कहती है। और जब 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लड़कियां देती हैं तब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर आने भी नहीं चाहिए, जिससे क्योंकि आपको बार बार आती हैं तो उसे बहुत ज्यादा दुख भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।